नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सिविल बडी पर। मैं हूं अमित सिंह भदौरिया। हम बात करने वाले हैं आज जलवायु के बारे में। 5000 MCQ की जो सीरीज़ है उसका ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। इसमें हम बात करने वाले हैं जलवायु के बारे में और जलवायु से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लस उसके बाद में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो है एक सेट लगाने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं AW की। AW का मतलब क्या होता है? AW की जो जलवायु है वो होती है आपकी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र या अति आर्द्र जलवायु। यहाँ पर वनस्पति कैसी है? यहाँ पर वनस्पति सवाना यानी कि ऊंची व सघन घास मिलती है, सवाना घास मिलती है यहाँ पर। तो ये वनस्पति यहाँ की ध्यान रखना कैसी है। एग्जाम में ये पूछा गया है कि जो सवाना है वो कहाँ मिलती है, तो ये AW में मिलती है। विस्तार अगर बात करें कहाँ पर है, तो AW है आपका इस वाले एरिया में, जहाँ पर आपके कोटा है, बारा है, झालावाड़ है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, ये नीचे का एरिया, प्रतापगढ़, माउंट आबू, ये पूरा का पूरा कवर होता है यहाँ पर। तो ये इसका विस्तार है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस जलवायु में कौन सी जलवायु है जिसमें सघन वनस्पति पाई जाती है, तो वो AW जो जलवायु है यानी कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र या अति आर्द्र जलवायु, यहाँ पर क्या है, क्या मिलता है? सघन घास पाई जाती है जिसको सवाना कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है फिर आपका BWHW। BWHW, बी के लिए मैंने क्या बताया था? बी का मतलब होता है शुष्क। शुष्क जो होगा BW उसको रिप्रेजेंट करता है, बी शुष्क को रिप्रेजेंट करता है। तो BWHW जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? BWHW है ये वाले एरिया। इस एरिया में अगर आपसे पूछा जाए कौन सा एरिया, ये शुष्क मरुस्थल जलवायु। और यहाँ पर वनस्पति कैसी मिलती है? मरुद्भिद वनस्पति मिलती है जिसको जीरोफाइटा बोला जाता है। और ये एग्जाम में पूछा गया है, जीरोफाइटा जो होता है वो कहाँ मिलता है? वो मिलता है BWHW जलवायु है उसके अनुसार, कोपेन के अनुसार उसमें ये मिलता है। कोपेन की जो जलवायु उसका कौन सा? BWHW है। और वहां की जलवायु कैसी है? शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। विस्तार पूछ रहे तो इसका विस्तार है जैसलमेर और बीकानेर में। आंशिक भाग अगर देखें थोड़ा सा किसमें भी है, श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है, इनमें भी थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूनतम वर्षा वाला प्रदेश जहां कटीली वनस्पति पाई जाती कौन सा है, तो वो कौन सा है? वो आपका कौन सा जलवायु प्रदेश है? वो है आपका शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश यानी कि कोपेन के अनुसार BWHW है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है फिर आपका BSHW। BSHW जो है यहाँ की जो जलवायु है वो है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय यानी कि स्टेपी जलवायु। कैसी है? स्टेपी जलवायु है। वनस्पति कैसी है? यहाँ पे स्टेपी वनस्पति है, स्टेपी घास मिलती है, स्टेपी वनस्पति यहाँ पर। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है। विस्तार जो है इसका लूनी बेसिन, गग्गर बेसिन, नागौर, शेखावाटी यानी अरावली जो क्षेत्र है उसमें इसका पूरा का पूरा जो है क्षेत्र देखा जाता है, अरावली वाला एरिया आ जाता है इसमें, ठीक है ना। आपका BSHW में अगर आपसे पूछा जाए कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण में सबसे बड़ा जो जलवायु प्रदेश था कौन सा था, वो यही था, BSHW ही था, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसमें देखो एक तो अरावली वाला जो एरिया था वो भी इंक्लूड हो गया था, अरावली का लगभग इसमें इंक्लूड हो रहा था। उसके अलावा क्या हो रहा था कि जो शुष्क अर्ध शुष्क मरुस्थल है वो भी इंक्लूड हो गया था इसमें ना। तो इस कारण से ये बहुत बड़ा एरिया बन गया था। तो अब ये ध्यान रखना कि सबसे बड़ा जो है, क्योंकि देखो एग्जाम में क्या पूछते हैं, एग्जाम में से पूछा जाएगा कि कोपेन के अनुसार जो सबसे बड़ा जो एरिया था जलवायु का वो कौन सा प्रदेश था, जलवायु प्रदेश कौन सा था, या फिर थर्ड के अनुसार कौन सा था, ट्रेवार्सा के अनुसार कैसा था, या जो सामान्य जो जलवायु थी वर्गीकरण उसमें कौन सा था। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो एरिया है ये आपको देखने से जो दिख रहा है ये वाला एरिया सबसे बड़ा है और इसका नाम है BSHW। बी मतलब शुष्क और ऐसे स्टेपी का याद रखना, अर्ध शुष्क वाले एरिया में यह पूरा दिखता है। नेक्स्ट है फिर आपका CWG। CWG का जो जलवायु है उप आर्द्र जलवायु, और यहाँ पर वनस्पति कैसी है? मानसूनी वनस्पति पाई जाती है। विस्तार अगर बोले तो विस्तार है आपका ABCD, RSTU और जयपुर। ABCD मतलब क्या हो गया? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। और उसके अलावा आपसे RSTU का अगर फुल फॉर्म पूछ ले तो RSTU फुल फॉर्म क्या होती है? राजसमंद, सिरोही, सवाई माधोपुर, टोंक और उदयपुर। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि आप सोचेंगे कि आपने सवाई माधोपुर भी बता दिया और सिरोही बता दिया, इससे तो RSSTU भी याद रख सकते हो आप, इस तरह से बना लो। तो ये याद करने का तरीका है और कुछ नहीं है, तो ट्रिक बना रखी है। और एक जयपुर है, ये जो एरिया है यहाँ पर इसका विस्तार है। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश जो है जहां सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, सर्वाधिक जनसंख्या का जो घनत्व है वो कौन सा है, तो वो कौन सा है आपका? वो यही है, यही एरिया है जहां सर्वाधिक क्या है? उपजाऊ भौतिक प्रदेश है और सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व है। तो जनसंख्या का घनत्व और उपजाऊ जो भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है? CWG है। कहां पर है? ये है CWG, ये वाला एरिया जो है यहाँ पर है। तो जनसंख्या घनत्व भी हाई है और भौतिक प्रदेश के हिसाब से क्या है? उपजाऊ जमीन वगैरह सारी चीजें यहाँ पर हैं। तो ये कौन सा है? CWG है। चलिए नेक्स्ट है फिर आपका
व्यक्तिगत वर्गीकरण में सेकंड है त्रिवार्ता का वर्गीकरण। त्रिवार्ता का जो वर्गीकरण ये भी इसने भी 4 भागों में बांटा था और इसका जो आधार था वो क्या था, वर्षा का आधार था, कि वर्षा के बेसिस पर इसने डिवाइड किया था। BWH, BSH, AW और CAW, इन्होंने इस तरह से इन्होंने डिवाइड कर दिया था। इन्होंने अपने अपने जो नाम दिए थे इस तरह से इन्होंने नाम दिए थे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना याद रख लो कि इनके वर्षा की जो मात्रा थी ना, वर्षा की मात्रा इन्होंने किस हिसाब से रखी थी। जो कोपेन का नाम था वो था AW, इन्होंने त्रिवार्ता ने क्या रख दिया, AW। इनका नाम था BWHW, इन्होंने रख दिया उसका नाम BWH। BSHW की जगह इन्होंने BSH रख दिया और CWG की जगह इन्होंने CAW रख दिया। अब वर्षा की जो रेंज थी वो वर्षा की रेंज इन्होंने 100 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर इस तरह से बता दी थी। ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में पूछा नहीं जाता इतना, लेकिन आप सिर्फ इतना याद रख लेना कि हाँ ऐसा कुछ बताया था उन्होंने, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ये था वैसे ही इन्होंने भी अपना कुछ बता दिया था। इन्होंने क्या है, चेंज कर दिया था थोड़ा सा, है ना, अपना वर्गीकरण जो है त्रिवार्ता ने अपने हिसाब से कुछ दे दिया था, अलग दिया था इन्होंने, और इनका आधार भी अलग था। तो आपको इससे याद रखना है, त्रिवार्ता ने वर्षा के आधार पर दिया था, 4 भागों में बांटा था। अगर नाम याद रख सकते हो रख लेना, नहीं रहते याद तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हाँ ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, थार्नथवेट का जो वर्गीकरण था ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इनका जो आधार था वो क्या था, वो तापमान था, वाष्पीकरण की मात्रा थी और वर्षा थी, ये तीनों थे। इन्होंने 4 भागों में इनको बांटा था। अब इन्होंने जो 4 भागों में बांटा था, इनका समझना किस तरह से बांटा हुआ था। इनका एक तो था CAW, एक था DAW, एक था EAD और एक था DBW। ये 4 भागों में इन्होंने बांटा था। एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे नीचे वाला जो पोर्शन था, ये वाला पोर्शन, इनको इन्होंने बोला था CAW। CAW में क्या था कि जो जलवायु थी वो तो उपाद्र थी, विस्तार जो था आपका वो हाड़ौती को और बागड़ का क्षेत्र और माउंट आबू ये सब था, लेकिन हाड़ौती में बूंदी जो वाला जो एरिया था इन्होंने इसको इंक्लूड नहीं किया था। इसके अलावा फिर था DAW में कौन कौन थे, यहाँ की जलवायु कैसी थी, अर्ध शुष्क थी, विस्तार था आपका वही ABCD, RSTU जयपुर और शेष जो आपके आंशिक रूप से सम्मिलित हो रहे थे वो। इसके अलावा फिर था DBW, इसमें कौन था, इसमें आपके जो बीकानेर का चूरू का एरिया वो था। उसके अलावा आपका कौन सा एरिया था, इसके अलावा था आपका श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ भी इसमें इंक्लूडेड थे। जलवायु कैसी थी, शुष्क और अर्धशुष्क मिक्स थी यहाँ पर। इसके अलावा फिर आपके पश्चिम में चलते, पश्चिम में EAW था, EAD था। EAD में कौन था, विस्तार की बात करते हैं यहाँ पे जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर, ये सारा एरिया कवर था। और अगर जलवायु बोले तो जलवायु कैसी थी, शुष्क कटिबंधीय जलवायु थी यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज थी यहाँ पर। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो याद रखना, सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है उप आर्द्र, डी का मतलब है अर्धशुष्क और ई का मतलब क्या है, शुष्क। शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, इनके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इन चीजों को याद रखने में थोड़ी आसानी रहेगी कि पहला लेटर जो है उस पहले लेटर का मतलब समझ लेना, काम हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर डी से 2 बन रहे हैं, डी से बनेगा एक तो बनेगा DAW और एक बनेगा DBW। DAW बनेगा, DBW बनेगा। तो DAW तो आ जाएगा ये वाला हिस्सा, मध्य वाला हिस्सा, और जबकि DBW कहाँ चला जाएगा, टॉप में ऊपर की तरफ चला जाएगा, उत्तर वाले हिस्से में चला जाएगा, जहाँ पे आपके कौन है, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये वाला एरिया जाएगा। तो ये याद रखने का, थोड़ा सा याद रखना, अगर हो सकता है याद तो याद करने की कोशिश करना। लेकिन जो याद रहना ही चाहिए वो सुन लो, वो है ये इंपॉर्टेंट नोट, ये तो याद रहना ही चाहिए। जैसे कि थार्नथवेट का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो ये मध्य में जो दिख रहा है ना, ये सबसे बड़ा है। क्या नाम इसका, DAW है। और अगर मैं कोपेन की बात करूं, नोट है, कोपेन के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा था, कोपेन के अनुसार वहां पे कौन सा था, एक तो बी आ रहा था और एक एस आ रहा था। BS वाला जो था वो सबसे बड़ा था। अगर पूरा नाम देखना है तो देखो, याद रखने का तरीका मैं बता देता हूं। मैं देखो कोपेन के अनुसार जो था, क्योंकि देखो कोपेन और थार्नथवेट दोनों का पूछा जाता है आराम से, है ना, एग्जाम में आपको पता होना चाहिए, कोपेन और थार्नथवेट का दोनों का पता होना चाहिए। तो देखो कोपेन के अनुसार कौन सा था, ये वाला था जो सबसे बड़ा था। यहाँ पे याद रखना, देखो शुष्क वाले में आता है बी, अर्धशुष्क में भी आता है बी, तो बी से याद रखना। इसके अलावा अर्धशुष्क में क्या है, स्टेपिक एसिड, तो एस याद रखना। और HW यहाँ पर भी, HW यहाँ पर भी, तो याद रखने, तो याद सिर्फ क्या रखना, BS याद रखना। क्या रखना है, BS। तो BSHW इसका पूरा नाम है, लेकिन BS याद रखोगे तो इससे काम हो जाएगा, और इससे इतना ही हमारे लिए काफी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये याद रखना, एग्जाम में थार्नथवेट का सबसे बड़ा क्या था, DAW था, जबकि वहां पर क्या है, BS था। तो यहाँ पे DA है और वहां पर क्या है, BS है, BS और DA, क्योंकि DB यहाँ पर भी है, DADB, तो यहाँ पर क्या है, DA आएगा। व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण में सर्वाधिक मान्यता जो है वो किसको मिली थी, थार्नथवेट को मिली थी जलवायु वर्गीकरण में, तो ये इंपॉर्टेंट है। त्रिवार्ता और कोपेन दोनों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा मान्यता किसको मिली थी, इनको मिली थी। इनका सबसे बड़ा एरिया जो है DAW है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम है, आप इसको देख सकते हो कि यहाँ पर EAW ये वाला एरिया था, DBW ये था, DAW ये था, और ये देखो कितने एरिया को कवर करता है। बाकी CAW ये बॉटम वाला जो दक्षिण वाला एरिया ये था। चलिए
नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं जलवायु ऋतु वर्गीकरण के बारे में कि जलवायु का जो ऋतु वर्गीकरण है वो किस तरह से किया गया था। जनरली हम देखते हैं कि जो ऋतुएं हैं उन ऋतुओं के हिसाब से इसको वर्गीकरण में अगर काउंट करें देखें तो आपको पता है 4 ऋतुएं होती हैं। कौन कौन सी ऋतुएं हैं हमारी? वो एक तो होती है ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और एक होती है शीत ऋतु। अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो ग्रीष्म ऋतु होती है, इस ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? लू चलती है, आंधी आती है, भभूलिया आता है, ठीक है ना। कौन सा ये टाइम कौन सा है? ये होता है आपका मार्च से लेकर जून वाला एरिया होता है, इसमें ग्रीष्म ऋतु होती है। अगर गांव वगैरह से आप संपर्क में हैं, गांव वगैरह में वैसे सभी लोग गांव से संपर्क में हैं, क्योंकि जितना भी ये शहर बने हैं, ये जो शहरों में जितना भी आप शहरीकरण देख रहे हैं, ये सभी लोग गांव से ही आए हैं और हर कोई गांव से संबंध रखता है। बहुत कम लोग हैं जो गांव से संबंधित नहीं है, लेकिन अपनी जो मिडिल क्लास है, और खास करके एक चीज़ और है कि जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, जितने भी गवर्नमेंट नौकरी के लिए जितना भी अप्लाई करते हैं, मेहनत करते हैं, वो सभी गांव से या मिडिल क्लास से जुड़े हुए हैं, सभी के सभी। कोई पैसे वाला है वो नौकरी की तैयारी नहीं करता है, ठीक है ना। नौकरी वगैरह गवर्नमेंट के लिए क्या है कि वही चक्कर लगाते हैं जिनके पास पैसे की समस्या है या गरीब हैं बेचारे, ठीक है। तो उनमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ, टेंशन मत लेना, मैं भी गरीब परिवार से हूँ, मैं भी किसान परिवार से हूँ ना, मैं भी गांव से संबंध है। तो गांव में आपने देखा होगा कि वहाँ पर लू चलती है, आंधी आती है, भभूलिया आता है। ये कब आता है? मार्च से लेकर जून में आता है। वर्षा ऋतु की बात करते हैं तो जब वर्षा ऋतु कब? जब मानसून वगैरह आते हैं, बारिश वगैरह होती है, ये होता है जून से लेकर सितंबर का समय, वर्षा ऋतु होगी। एक होती है शरद ऋतु, जब क्या होता है? मानसून हुआ है उसका निर्वर्तन होता है, यानी मानसून का क्या होता है? जाना होता है, या कार्तिक हीट होता है। ये क्या, इनका मतलब क्या होता है? आगे चल के मैं बताऊंगा। ये आता है आपका अक्टूबर से लेकर नवंबर का समय होता है, ठीक है ना। इस समय मानसून क्या होता है? खत्म होने लग जाता है, ये अक्टूबर से लेकर नवंबर का समय। फिर आती है शीत ऋतु। शीत ऋतु क्या होती है? ये होती है, यहाँ पर क्या होता है? मावट और शीतलहर होती है। मतलब ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, ये बेसिकली क्या है? ये आपकी जलवायु से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक तो मावट है और एक शीतलहर, दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आपका समय कौन सा हो गया? दिसंबर से लेकर फरवरी तक का होगा, फिर वापस से स्टार्ट हो जाएंगे, फिर वापस से मार्च आ जाएगा। तो ये पूरे साल भर ऐसे घूमती रहती है चारों ऋतुएं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। इस तरह से ऋतुएं परिवर्तित होती रहती हैं। अब एक एक करके ऋतुओं के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु की अगर हम बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में एक तो लू चलती है, ठीक है ना। ये क्या होता है? गर्म और शुष्क जो हवाएं होती है उन्हें लू कहा जाता है। जबकि एक चलती है आंधी। आंधी क्या होती है? धूल भरी जो आंधी हो, धूल होगी, ऐसी हवा चल रही, तेज हवा जिसके साथ धूल उड़ रही हो और नमी और या आर्द्रता हो उस हवा में, तो वो क्या होगी? वो कहलाएगी आंधी। कहाँ चलती है ये चलती है श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा। अगर आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा आंधी कहाँ आती है, सबसे ज्यादा आंधी कहाँ आती है, तो ये कहाँ आती है? श्रीगंगानगर में आती है। भभूलिया क्या होता है कि अगर आपके धूल हो और आपके चक्रवाती हवाएं हो, दोनों हो, तो उसको भभूलिया बोला जाता है। गांव में देखोगे ना, ऐसे गोल गोल सा चलता है, ऐसे बोलते हैं इसके अंदर भूत है, दूर रहना। तो वो क्या होता है? वो आपका भभूलिया ही होता है, ठीक है। तो वो भभूलिया ही होता है। ये कहाँ देखने को मिलता है? ये मिलता है बीकानेर में। और जो आपकी लू है वो देखने को मिलती है सबसे ज्यादा कहाँ? बाड़मेर में। ये कहाँ देखने को मिलती है? बाड़मेर में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनका आप याद रखना। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछ लेते हैं। क्या? ग्रीष्म ऋतु की वह घटना जो तापमान को बढ़ाती है। तो ऐसी घटना जो तापमान को इंक्रीज करती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो वो कौन सी होती है? लू होती है, जो तापमान को बढ़ा देती है। ग्रीष्म ऋतु की वह घटना जो तापमान को कम कर देती, घटा देती है, तो आंधी। आंधी क्या करती है? तापमान को घटा देती है। और ग्रीष्म ऋतु की सर्वाधिक गर्म माह कौन सा होता है ग्रीष्म ऋतु का? तो होता है जून। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन क्या है? एग्जाम में पूछे गए, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर को बढ़ाने वाला तो लू है और घटाने वाला कौन है? आंधी है। सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा है? जून है। राजस्थान में सबसे ज्यादा गर्मी कब पड़ती है? जून में पड़ती है। एग्जाम में पूछे गए तीनों पॉइंट याद रखना। इसके अलावा ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक जो गर्म जो स्थान है या जिला है वो पूछ लेते हैं। तो अगर आपसे जिला बोले तब तो है चूरू। गर्मियों में ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज्यादा गर्म जो जिला है वो तो है चूरू। लेकिन स्थान पूछ ले, जगह पूछ ले, सबसे ज्यादा गर्मी कहां पड़ती है, जगह पूछे, तो वर्तमान में जो जगह है वो कौन सी है? वो है फलौदी। कौन सी है? फलौदी है। और ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है आपका जोधपुर में। जोधपुर में। इसके अलावा एक पॉइंट और है, बेरिया वाली है, जो कहाँ है? बीकानेर में है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है? गर्म स्थान। लेकिन वर्तमान के हिसाब से क्या ध्यान रखना? फलौदी है। फलौदी कहाँ? जोधपुर में। गर्मी का स्थान बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना कि जो राजस्थान है, राजस्थान में अगर जगह बोले, स्थान बोले, तब तो आप बोल सकते हो कि सर जोधपुर है, जोधपुर में है। और जोधपुर में क्या होता है? यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। स्थान है जिसका नाम है फलौदी। क्या नाम है? फलौदी जगह है। अगर आपसे जिला बोले तो जिला कौन सा है? चूरू है। एक और इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपसे बोले कि राजस्थान में दैनिक तापांतर, डेली बेसिस पर जो वेरिएशन आता है टेम्परेचर में, वो सबसे ज्यादा कहाँ आता है? तो वो आता है जैसलमेर में। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का वेरिएशन आता है। मतलब आप देख लीजिए कि सुबह के टाइम पे अर्ली मॉर्निंग 25 डिग्री सेल्सियस है और दोपहर में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा 45 तक पहुंच जाएगा। तो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस का पर डे वेरिएशन देखने को मिल जाता है यहाँ पर। 20 डिग्री सेल्सियस पर डे, बहुत बड़ा वेरिएशन होता है ये। लेकिन वार्षिक अगर ईयरली बेसिस पर देखोगे तो वो चूरू में है। तो
तो अगर डेली है तब तो है जैसलमेर, और अगर आपको पूरे साल भर देखना है तो क्या है, चूरू में वेरिएशन है, ये है लगभग 40 डिग्री सेल्सियस का। और ये दोनों पॉइंट एग्जाम में पूछे गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है और फिर पूछे जा सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना। गर्म जिला चूरू, गर्म स्थान फलौदी, तापांतर सबसे ज्यादा जैसलमेर में सर्वाधिक होता है डेली वेरिएशन पर, और वार्षिक आधार पर होता है चूरू में। चूरू कहाँ है, चूरू कहाँ पर है, राजस्थान में। राजस्थान कहाँ है, भारत में। भारत कहाँ है, अब ये वो भारत कहाँ है ये आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फिर आपका वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के बारे में हम बात करें, यानी कि वर्षा ऋतु में क्या होगा, मानसून देखने को मिलेंगे। अब मानसून से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानसून की जो उत्पत्ति हुई है वो किस शब्द से हुई है, तो ये मौसम शब्द से हुई है। किससे हुई है, मौसम। और ये जो शब्द है ये किसका शब्द है, ये अरबी भाषा का शब्द है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि मौसम जो है वो मौसम किससे बना है, मौसम कौन सी भाषा का है, तो अरबी भाषा का है। ये मौसम नाम आपको मिल भी जाएगा, किसी पर्सन का मौसम नाम मिल जाएगा। मेरी जानकारी में एक दो हैं जिनके नाम मौसम है ना, मौसम है, मौसीन है, इस तरह से नाम मिल जाएंगे आपको। चलिए, जो जनक थे इसके, वो जनक कौन थे, अल मसूदी थे। अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है मानसून का, मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन जो जल से स्थल की ओर होता है वो आपका कहलाता है मानसून। यानी कि ऐसी हवाएं जो अपने साथ पानी लेके आ रही है, बारिश लेके आ रही है, सीधा सा समझ लो वो मानसून कहलाएंगी। और ये क्या होता है, या फिर ये कह सकते हो कि मानसून क्या होता है, ऋतु में जो परिवर्तन करने के लिए जो हवाएं चलती है ना वो मानसून होती है। ये समझ सकते हो आप साधारण भाषा में। या सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, मानसून वो हवाएं हैं जो अपने साथ बारिश लेकर आएंगी, ये समझ लो आप तो, ठीक है। चलिए, मानसून का जो नाम है वो नाम अगर देखा जाए तो नाम बेसिकली कहां से पड़ा है, असली जो नाम था, रियल नेम, ये पड़ा था आपके दक्षिण पश्चिमी मानसून से। किससे बना था, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। और जो आपकी उत्पत्ति होती थी वो होती हिंद महासागर से। यानी हिंद महासागर से क्या है, एक हवाएं उठती थी, पवनें उठती थी। वो पवनें क्या करती थी, अपने साथ में पानी लेकर आती थी। वो कहां से आती थी, दक्षिण पश्चिमी मानसून उनको कहा जाता था। बाद में फिर क्या है, इसका नाम मानसून रख दिया गया। और ये मानसून किससे बना, अरबी भाषा से बना है। रियल नेम इसमें मौसम था, जनक थे अल मसूदी। एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इतना सारा मैं आपको बता रहा हूं। चलिए, अब बात कर लेते हैं मानसून की तिथियों के बारे में कि कब मानसून आता है, कब जाता है, क्या नहीं है। चलिए, आगमन की अगर बात करें कि कब मानसून आता है, तो देश में तो मानसून आ जाता है 1 जून को ही। 1 जून को अखबार में पढ़ा भी होगा आपने, मानसून आ गए हैं, मानसून आने वाले हैं, अब केरल में आ गए हैं, अब राजस्थान में आएंगे, एमपी में चले गए हैं। तो अखबार वगैरह आप पढ़ते हो तो आपको पता होगा। तो देश में जो मानसून आता है वो तो आता है 1 जून को। और ध्यान रखना, ये मुख्यतः कहां आता है, पहले ये आता है केरल में, मालाबार तट पे आता है। केरल में केरल जो है, केरल मालाबार तट जो है आपका, वहां पर देखने को मिलता है। और राजस्थान में जो आता है वो आता है 15 जून के आसपास, मतलब 15 दिन लग जाते हैं केरल से यहाँ आने में। और पहले कहाँ आता है, वो आता है बांसवाड़ा और डूंगरपुर एरिया में। इस एरिया में क्या आता है, कर्क रेखा है ना, आप लोग को मैंने बताया ना, कर्क रेखा के आसपास यही पड़ते हैं। तो बांसवाड़ा डूंगरपुर में पहले आ जाता है। अगर बात करें जानने की, ये कब रवानगी कब लेता है, इसकी विदाई कब होती है, तो 31 अक्टूबर को विदाई होती है देश में। और राजस्थान में कब जाता है, ये चला जाता है 27 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के आसपास में, ठीक है ना। मतलब अब आप देख लो कि ये जो राजस्थान है, राजस्थान में कब चला गया, सितंबर में ही चला गया। और देश में कब जाता है, अक्टूबर के एंड में जाता है, जबकि सितंबर के एंड में चला गया, ठीक है। अब देखो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देश में मानसून सबसे पहले अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार को पहुंचता है कब, 25 मई को पहुंचता है। अगर देश में पूछ ले तो देश में मानसून सबसे पहले कहां पहुंचता है, अंडमान निकोबार पे पहुंचता है, ठीक है। और देश में मानसून सबसे अंत में कहां पहुंचता है, तो ये जैसलमेर में पहुंचता है। ध्यान रखना, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। ये कब आता है, लगभग 15 जुलाई के आसपास। और मानसून की जो प्रकृति है अपने यहाँ वो कैसी है, मानसून एक तो देरी से आता है अपने यहाँ और सबसे पहले लौट जाता है। ये परेशानी अपनी राजस्थान की जो परेशानी है, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की परेशानी क्या है, एक तो आता लेट है और पहले चला जाता है हमारे यहाँ से मानसून। तो ये बहुत समस्या है यहाँ, ये परेशानी का कारण है हमारे लिए, ठीक है। चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मानसून जो है, मानसून की अलग अलग शाखाएं हैं, ठीक है। शाखाओं का मतलब यह है कि मानसून आ कहां से रहा है, अरब सागर से आ रहा है, बंगाल खाड़ी से आ रहा है, कहां से आ रहा है। तो ध्यान रखना, पश्चिमी जो मानसून है, जो पश्चिम की तरफ से मानसून आता है, वो पश्चिम से आने वाला मानसून दो जगह से आता है। एक तो आता है अरब सागर से, एक आता है बंगाल की खाड़ी से। जो अरब सागर से आएगा वो पश्चिमी घाट से आ सकता है, छोटा नागपुर से आ सकता है, या फिर हिमाचल की जो शाखा है, जो राजस्थान संबंधित शाखा है, जहां से अपने राजस्थान में बारिश हो जाती है, या तो वहां से आ सकता है, या फिर हो सकता है बंगाल की खाड़ी से आए, पूर्वी हिमालय की तरफ से आए, या फिर हो सकता है जो आपके उत्तर विशाल मैदान है वहां से आए, जो राजस्थान में ज्यादातर यहाँ से बारिश होती है। तो राजस्थान में बारिश का जो कारण है बंगाल की खाड़ी का, वो कौन सा है, उत्तर विशाल मैदान की शाखा ही है जहां से बारिश होती है। तो ये कुछ जो एक्स्ट्रा जो 30% वाला हिस्सा था ना, उसमें ये पॉइंट चल रहे हैं। तो ये अगर आपको याद रहते हैं तो ठीक है, नहीं रहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां से क्वेश्चन बनेगा वहां मैं बता दूंगा आपको कि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ जो क्वेश्चन बनता है।
जैसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें अब मैं बताने जा रहा हूं। जैसे राजस्थान में सबसे पहले अरब सागरीय जो शाखा है जो कि हिमाचल की है, वहां से बारिश होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट है, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे पूछेंगे एग्जाम में, राजस्थान में सबसे पहले जो बारिश होती है वो किस वजह से होती है? वो होती है अरब सागरीय मानसून की वजह से। किसकी वजह से? अरब सागरीय मानसून की वजह से। दूसरा क्वेश्चन, अरब सागरीय मानसून जो है, इससे जो वर्षा होती है, इससे अधिक वर्षा नहीं होती है। इससे अधिक वर्षा क्यों नहीं होती है? इसलिए नहीं होती है क्योंकि अरावली जो है ना, अरावली पर्वतमाला इस मानसून के क्या है, पैरेलल है। मतलब ऐसे मान लो कि ये अरावली है, ठीक है ना, ये अरावली बनी हुई है, अरावली पर्वतमाला है, और जो मानसून आता है वो मानसून भी यूं ही चलता है, इसके साथ साथ हवाएं चलती हैं। तो ये हवाएं क्या, इसके पैरेलल यूं निकलती हैं, सीधी निकल जाती हैं। इधर वाला जो एरिया है ना, बाकी का एरिया, उसमें बारिश हो ही नहीं पाएगी। या आप ये समझ सकते हो, अगर इधर से बारिश आ रही है, अगर आपकी इधर से बारिश आ रही है, मान लो इधर से हवा चली, तो ये उधर वाले मानसून को उधर नहीं जाने देगी। तो ये क्या है, बीच में क्या है, बैरियर का काम करती है। कौन है? ये है आपकी अरावली पर्वतमाला। तो ये बैरियर का काम करती है। इसके समांतर में कौन चलती है? समांतर में हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से क्या है, अरब सागर की जो शाखा है या अरब सागर से आने वाला जो मानसून है, उस वो क्या करता है, राजस्थान में क्या है, बारिश नहीं कर पाता है। ज्यादा बारिश तो करेगा लेकिन ज्यादा बारिश नहीं कर पाता है। ठीक है, तो अरब यहाँ पर क्या है, अरावली पर्वतमाला है, इसकी क्या है, ये एक परेशानी है, आप ये समझ सकते हो। चलिए दूसरा पॉइंट आप समझ लीजिए, राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो होती है अरावली की, जो है आपकी जो बंगाल की खाड़ी है, इसकी वजह से। तो अब ये जो हिस्सा है, ये किसका है? विशाल उत्तर विशाल जो मैदान है, अभी मैंने डिस्कस किया था, उसका हिस्सा है। तो जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया था ना, ये सारी चीजें डिस्कस की हैं, ये सारी चीजें इसलिए डिस्कस की हैं ताकि आपको जो मैं नोट बताने वाला हूं, ये आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो अब मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो किस वजह से होती है? वो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है, उससे सर्वाधिक वर्षा होती है। एक और इंपॉर्टेंट बात आप याद रख सकते हो कि जो पुरवाई है, पुरवाई किसको बोलते हैं? राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की ओर से जो आने वाली हवाएं है ना, पूर्व दिशा से जो आती है, पूर्वी मानसून है, उसको क्या बोला जाता है? पुरवाई बोला जाता है। यहाँ पे ये समझ लो कि पूर्व दिशा से जो हवा चलती है ना, पूर्व दिशा से हवा चलती है ना, उस हवा को, ठंडी हवा को क्या बोलते हैं? उसको पुरवाई बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पुरवाई बोलते हैं, जो बारिश के साथ में आती है, बारिश लेकर आती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो आपका जो मुख्यतः जो अरावली वाला हिस्सा है ना, पूर्वी अरावली वाला हिस्सा है, उसमें जो मुख्यतः जो वर्षा होती है वो किस वजह से होती है? वो बंगाल की खाड़ी वाला जो हिस्सा है, ये बंगाल की खाड़ी वाली जो मानसून है, इसी से होती है। बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है, इसी से मुख्यतः जो अरावली वाला हिस्सा है, उसमें पूर्वी हिस्से में यहीं से बारिश होती है। तो आपको मैंने बताया भी था कि पूर्वी वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर क्या है, बारिश थोड़ी अच्छी होती है, और यहाँ पर क्या है कि लोगों की जनसंख्या भी थोड़ी सी ज्यादा है, और यहाँ पर उपजाऊ जमीन भी है। तो सारे अच्छे जो चीजें हैं वो यहाँ पर है। तो इंपॉर्टेंट था ये जो मैंने आपको बताया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं फिर बोल देता हूँ, अगर आपके नोट्स में ये ऐड नहीं है चीजें तो इनको जरूर ऐड करना। चलिए अब बात कर लेते हैं मानसून का प्रभाव, कि जो मानसून है, इस मानसून का प्रभाव किस तरह से होता है। जैसे कि सर्वाधिक मानसून कहां पर आते हैं, सबसे कम मानसून कहां पर, यानी वर्षा कहां ज्यादा होती है, कहां कम होती है। तो सर्वाधिक जो वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है वो तो है झालावाड़। ध्यान रखना, जिला बोल रहा हूं मैं। अगर आपसे पूछ ले स्थान है, तो स्थान तो माउंट आबू है, उसका जिला पड़ता है सिरोही में। अभी दोनों चीजें अलग अलग है। देखो कि अगर ये राजस्थान होता, अगर ये राजस्थान होता, क्या मतलब, मान लो है ही, ये राजस्थान है मान लिया, तो झालावाड़ जो है ये मान लो, तो ये तो पूरा का पूरा जिला है। तो इस पूरे जिले के हिसाब से कैलकुलेशन हो रही है, पूरे जिले को स्टडी कर रहा हूं मैं। लेकिन एक तरफ मैं कर रहा हूं कि माउंट आबू छोटा सा है, माउंट आबू को मैंने लिया, माउंट आबू मैंने ले लिया, और माउंट आबू के ऊपर मैं स्टडी कर रहा हूं, छोटा सा माउंट आबू है। तो स्थान की स्टडी हो रही है, तो स्थान में तो आएगा माउंट आबू, ठीक है। और अगर जिले की स्टडी हो रही है तो जिले में आएगा झालावाड़। तो सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? झालावाड़ में होती है। और सर्वाधिक जो वर्षा जो स्थान है वो कौन सा है? वो माउंट आबू है। माउंट आबू किस में पड़ता है? सिरोही जिले में पड़ता है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार भी कहां है? माउंट आबू में है, जिसका नाम क्या है? उड़िया का पठार है। यहां पर सबसे ऊंची चोटी भी पाई जाती है, जिसका नाम क्या है? क्या नाम है उसका? गुरु शिखर। अगर गुरु शिखर नहीं है तो फिर शेर, ये भी यहीं पर है। गुरु शिखर की ऊंचाई पूछ ले कि हाइट कितनी है? 1722 मीटर है। अगर झंडे की हाइट भी ऐड कर दें तो 1727 मीटर है। तो ऐसे करके फटाफट से सारे पॉइंट आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि ये चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं। अब सबसे कम बात कर लेते हैं। सबसे कम कहां होगा? तो भैया नाम पता है, पश्चिम वाला जो हिस्सा है ये सूखा पड़ा है या बारिश ही नहीं होती है। तो जिला जैसलमेर, जैसलमेर जिले में सबसे कम बारिश होती है। पूरे जिले की बात कर रहा हूं, कितना? 10 सेंटीमीटर बारिश होती है। लेकिन जैसलमेर में भी कोई राजस्थान का ऐसा स्थान जहां सबसे कम वर्षा होती है, स्थान, तो स्थान है सम। राजस्थान में जैसलमेर में एक जगह सम है। कहां? सम जो तहसील है वो कहां है? जैसलमेर में पड़ती है। यहाँ बारिश कितनी होती है? एवरेज बारिश होती है 0 सेंटीमीटर, मतलब कि ना के बराबर। और आपके जैसलमेर में कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। अगर आप बोले माउंट आबू में कितनी बारिश होती है? 150 सेंटीमीटर एवरेज डेटा है ये। और झालावाड़ में होती है 100 सेंटीमीटर। तो ये बारिश का एवरेज डेटा है। अगर आपसे पूछ ले, ये नोट है यहाँ पर, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट नोट है, राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है? औसत वर्षा पूरे राजस्थान की है
57.5 सेंटीमीटर, यानी कि 57.5 सेंटीमीटर, ये 575 mm। आपको कई जगह पर ये इतना भी मिलेगा, 57.70 सेंटीमीटर, 57.70 सेंटीमीटर भी मिल सकता है। तो कंफ्यूज मत होना, दोनों डेटा ही एक तरीके से सही है, बुक्स के हिसाब से क्या है, अलग अलग डेटा है। जैसे जैसे बारिश में चेंजेस होने लग जाते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस हो रहा है, तो वैसे वैसे वेरिएशन आने लग जाता है थोड़ा बहुत। तो आपके पास में अगर ऑप्शन में मिलता है 57.5 या 57 या 58, तो ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। जनरली बुक्स में क्या क्वेश्चन जब आता है ना, तो 58 सेंटीमीटर ऑप्शन में देते हैं, जो कि एवरेज डेटा है लगभग। तो 57 का थोड़ा सा ज्यादा है, तो 58 ऑप्शन में देते हैं, तो 58 भी करेक्ट माना जाता है। तो जो ऑप्शन होगा ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट करना। मान लीजिए 58 ऑप्शन में, तो आप 58 देना आंसर, 57 देना, 57.5 दे देना, ठीक है ना। जो करेक्ट है वो जो डेटा जो एग्जैक्टली जो आते हैं वो आपके एक तो 57.5 है, यानी कि 57.5 है, एक 57.7 है, यहाँ वेरी करता है। तो एक बार आप स्टैंडर्ड बुक में एक बार वेरीफाई करके देख लेना जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है ना। डेटा चेंज भी हो सकता है बाद में आप इस वीडियो को देखें। चलिए अब कुछ एक दो इंपॉर्टेंट और बातें हैं। मानसून की जो दिशा है, दिशा का प्रभाव किस तरह से पड़ता है, दिशा के अनुसार हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो एक चीज है कि एक तो होता है राजस्थान में, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में जो वर्षा है, वर्षा किस ओर यानी किस दिशा में बढ़ती है, ठीक है। पर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बारिश जो है, उस बारिश की जो दिशा है, किस से किस एरिया में उसकी मात्रा बढ़ेगी। दोनों में फर्क है, देखो दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। जैसे मान लो ये राजस्थान है, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, राजस्थान में पहले बारिश कहां होगी, पहले कहां होगी और बाद में कहां होगी। पहला क्वेश्चन समझ में आया कि राजस्थान में वर्षा की दिशा किधर होगी, वर्षा की दिशा कहां से कहां होगी, यानी पहले बारिश कहां होगी फिर कहां होगी, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है और फिर सबसे कम कहां होती है। तो ये सबसे कम वाली दिशा कौन सी है, ज्यादा वाली दिशा कौन सी दिशा में बढ़ते हैं हम, तो ये दो क्वेश्चन है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहले बारिश कहां होगी, तो पहले बारिश होती है इधर, फिर आगे बढ़ते जाते हैं बाद में होती है, यानी कि ये तो बाद में है और यहां क्या होती है, पहले होती है बारिश। तो ये दिशा कौन सी है, अगर आपसे दिशा पूछ ले तो ये कौन सी दिशा होगी, दक्षिण पश्चिम, यानी कि दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व में, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में मानसून जो है, मानसून क्या है, बढ़ता है। मानसून के बढ़ने की दिशा कौन सी है, ये दिशा है मानसून बढ़ने की, मानसून बढ़ता है, पहले तो यहां आता है और फिर बाद में यहां आता है, तो ये मानसून बढ़ने की दिशा है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि मानसून की जो वृद्धि होती है, मानसून की जो मात्रा में वृद्धि होती है कि कितनी सेंटीमीटर बारिश है, कितनी कम है, तो उसके हिसाब से जो दिशा होगी, तो इसको एक तो इसको सही करो, है ना, इस तरह से एरो दोनों इधर ही बना दो, ऐसे बनाओ दो एरो, ठीक है। तो यहां तो क्या होती है, कम, और यहां क्या होती है, यहां होती है ज्यादा। तो जो मानसून के आपसे ऐसे बोल दे कि मानसून जो है, उस मानसून की वर्षा जो होती है उसमें वृद्धि किस दिशा में होती है, वृद्धि बता रहा हूं, मानसून बढ़ने की दिशा, मानसून की वृद्धि, वर्षा में वृद्धि। तो आपका ये जो एरिया है पश्चिम का और उत्तर का, तो उत्तर पश्चिम से ये दक्षिण पूर्व की तरफ बढ़ती है। तो यहां तो क्या होती है, मैक्सिमम वर्षा होती है, जबकि यहां क्या होती है, मिनिमम वर्षा होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये वाला क्या है, शुष्क वाला एरिया आ जाता है। अगर आप एग्जैक्टली बात करें कि दिशाओं के हिसाब से बात करें, किस दिशा में ज्यादा किस दिशा में कम, तो ये जो दिशा है, दक्षिण दिशा जो होती है, यहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है, और जो पश्चिम है यहां पर न्यूनतम वर्षा होती है। पश्चिम में आपको पता है रेगिस्तान है। तो ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन जो आएंगे उसके हिसाब से मैनेज करना। 3-4 चीजें मैंने आपको बता दी है, इंपॉर्टेंट, इनको आप याद रखना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, मानसून के दौरान कुछ घटनाएं घटित होती हैं, इन घटनाओं के नाम आते हैं एग्जाम में, इनसे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। जैसे एक तो बोला जाता है मानसून प्रकोष्ठ क्या होता है, प्रस्पोष्ठ क्या होता है, मानसून प्रतिशतन क्या होता है, मानसून निवर्तन क्या होता है, मानसून हीट क्या होता है। तो एक एक करके बात कर लेते हैं, है ना, कि मानसून प्रकोष्ठ जुलाई में आता है, मानसून प्रतिशतन अगस्त से सितंबर के बीच में आता है। इनके बारे में समझ लेते हैं। देखो क्या होता है, मानसून के शुरू में क्या होता है, होने वाली जो तेज वर्षा होती है ना, उसको बोला जाता है मानसून प्रकोष्ठ। क्या बोला जाए, मानसून प्रकोष्ठ बोलेंगे कि मानसून जब आएगा तो बहुत तेज बारिश होगी। और ये कब आता है, लगभग जुलाई के आसपास। जुलाई जब मानसून आता है ना, तो आते आते टाइम पे क्या है, एक बार बहुत तेज बारिश होगी, उसको बोला जाता है मानसून प्रकोष्ठ। मानसून प्रतिशतन क्या होता है कि मानसून आया, मानसून आ गया, तेज बारिश होगी, और फिर बीच में क्या होता है, बीच में 2 से लेकर 3 सप्ताह के बीच में क्या बारिश नहीं होती है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है मानसून प्रतिच्छेदन। बीच में क्या आ गया, प्रतिच्छेदन आ गया, इंटरसेक्शन आ गया, कुछ इंटरसेप्ट आ गया। तो ये होता है अगस्त से या सितंबर के आसपास ये घटना देखने को मिलती है। जैसे कि फिलहाल देखने को मिली थी, अभी बीच में बारिश ही नहीं हुई काफी दिनों तक, जयपुर में देखा जाता है, ठीक है ना। एक होता है मानसून निवर्तन। मानसून निवर्तन क्या होता है, मानसून की लौटने की घटना, यानी मानसून की विदाई, मानसून वापस जब जाता है ना, उसको बोलते हैं मानसून निवर्तन। जिसका राजस्थान में लौटने का समय कितना है, अक्टूबर से नवंबर के आसपास है, ये समय क्या लौट जाता है। जबकि भारत में जो लौटता है ना, वो कब लौटता है, नवंबर से लेकर दिसंबर के मध्य तक लौटता है। लेकिन राजस्थान में क्या है, पहले ही लौट जाता है, अक्टूबर से नवंबर के आसपास ही। तो ये कहलाता है निवर्तन। एक होता है कार्तिक हीट। कार्तिक हीट क्या होता है,
मानसून के निवर्तन के दौरान क्या होता है, अचानक तापमान का बढ़ जाना। ये कब होता है, लगभग होता है अक्टूबर के आसपास। और ये क्या है, इसी को क्या बोलते हैं, अक्टूबर हीट या कार्तिक हीट बोलते हैं। कार्तिक क्या है, हिंदी का वर्ड है, हिंदी माह से लिया गया है, ठीक है ना। तो जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर अचानक बढ़ जाता है और मानसून जब जाता है तो इसको क्या बोला जाता है, कार्तिक हीट बोला जाता है। तो ये कुछ घटनाएं, तो इनको अगर आप याद रखते हैं तो ठीक रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं मानसून को प्रभावित करने की जो वैश्विक घटनाएं हैं, उन वैश्विक घटनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। दो घटनाएं, एक तो है अल नीनो और एक है ला नीनो। ये जो एक्स्ट्रा 30% वाला जो भाग है ना, उसमें इसको इंक्लूड कर सकते हो इस टॉपिक को, क्योंकि ये क्या है, वैश्विक घटनाएं, मतलब कि विश्व की घटनाएं। लेकिन हम इनको बारे में इसलिए पढ़ना जरूरी है कि कई बार क्या होता है, आरएस लेवल के एग्जाम में क्या है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बड़े एग्जाम में पूछ लेते हैं, छोटे मोटे एग्जाम में नहीं पूछते हैं। लेकिन फिर भी हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं, सिविल इंजीनियर हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलेंगे। और जो चीज पढ़ रहे हैं तो उसमें वो वाला पॉइंट तो नहीं छोड़ने वाले जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस हो। थोड़े बहुत भी चांसेस होंगे, उस चीज को मैं पढ़ाऊंगा, तो इससे बनने के चांसेस है थोड़े बहुत ही सही, तो ये पढ़ लेते हैं। तो क्या है, अल नीनो क्या है, एक गर्म जलधारा है, ये इंपॉर्टेंट है। अल नीनो क्या है, अल नीनो एक गर्म जल धारा है, पहली बात तो ये। इसकी स्थिति कहाँ है, ये क्या है, पूर्वी प्रशांत महासागर में है। अगर आपसे स्थिति प्रॉपर पूछे तो 30 डिग्री साउथ से तो 24 डिग्री साउथ के बीच में है। समय क्या होता है, दिसंबर के अंतिम सप्ताह के आसपास ये अल नीनो आता है। अब इसका प्रभाव समझना, इसका प्रभाव क्या होता है, मानसून का देरी से पहुंचना और कम प्रभावशाली होना, ये किस पर डिपेंड करता है, ये अल नीनो पर डिपेंड करता है। और ध्यान रखना, इसे क्या कहा जाता है, इसे यीशु का शिशु या महासागरीय बुखार या चाइल्ड ऑफ क्रिस्ट कहा जाता है इसे। तो ये क्या है, ये ध्यान रखना, इनके ये उपनाम है, बस एक बार सुन लो काफी है। अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए तो उसमें क्या होगा कि ऑप्शन को एलिमिनेट वगैरह करके क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी हेल्प मिल जाएगी आपको। एक होता है लाल नीना, नाम से पता चल रहा है ये फीमेल जैसा नाम है, लड़की जैसा नाम है। तो ये क्या है, ठंडी जलधारा है। स्थिति कैसी है, पूर्वी प्रशांत महासागर है, दिसंबर के अंतिम में आता है, अंतिम सप्ताह में आता है ये। और मानसून का क्या होता है, मानसून का समय पर आना और अधिक प्रभावशाली होना, इस पर डिपेंड करता है। तो ये हमारे लिए क्या है, अच्छा होता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको ला नीना की, अल नीनो जो है ना, अल नीनो, उस अल नीनो की इसको बहन कहा जाता है। तो ला नीना क्या है, लड़की जैसा नाम लग रहा है, तो ये ध्यान रखना, ये बहन है, किसकी बहन है, अल नीनो की, इसको बहन कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया था, मतलब बड़े एग्जाम्स में पूछा जाता है जनरली, है ना, यूपीएससी वगैरह में उनमें पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं शरद ऋतु के बारे में। शरद जो ऋतु है, इसमें दो घटनाएं होती हैं, एक तो मानसून का निवर्तन होता है और एक कार्तिक हीट होती है। जैसे मैंने बताया था कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में होता है। कार्तिक हीट क्या होती है, जब मानसून जाता है तो गर्मी पड़ने लग जाती है। मानसून निवर्तन मतलब क्या हो गया, इसकी विदाई हो गई, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं इसमें कुछ भी। चलिए अब बात कर लेते हैं शीत ऋतु की, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो शीत ऋतु में कुछ इंपॉर्टेंट बातों में सबसे पहली बात वो है, वो तो है मावट। मावट क्या होती है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मावट क्या होती है ना। और मावट अगर होती है तो ये क्या होती है, कैसे होती है, क्या नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। होता क्या है कि यहाँ पर अगर आप पूरे विश्व का मैप देखोगे तो ये पूरे विश्व का मैप है। यहाँ पर जो इंडिया है वो इंडिया यहाँ पर है, ठीक है ना, ये इंडिया का मैप है, ये इंडिया है, इंडिया की सिचुएशन है। और यहाँ पर है भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर से क्या है, हवाएं चलती हैं और ये चल के इस तरह से आती हैं, एंटर करती हैं इंडिया में। और यहाँ पर क्या है, राजस्थान में एंटर करती हैं। तो राजस्थान में इस तरह से एंटर करेंगी, हवाएं आएंगी इधर से ये। तो ये हवाएं क्या करती हैं, राजस्थान में बारिश करके जाती हैं। और खास करके जो प्रभावित क्षेत्र है वो आपका है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, ये इन वाले एरिया में ज्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। तो शीतकाल में जो वर्षा होती है ना, ये इंपॉर्टेंट है। मावट किसे कहते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। तो शीतकाल में, सर्दियों में जो वर्षा होती है राजस्थान में, उसे मावट कहा जाता है। कहां से होती है, किसकी वजह से होती है, ये होती है भूमध्य सागर की वजह से। किसके द्वारा होती है, ये होती है पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। इनको जेट स्ट्रीम भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन लाइन है ना, ये तीन लाइन है, इनसे तीन क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। अलग अलग एग्जाम्स में ऐसे तीन क्वेश्चन बने हैं। और ये मैंने आपको प्रीवियस ईयर जो RSM SSB यही क्वेश्चन कराए थे, उसमें भी मैंने कराए थे, 3-4 क्वेश्चन तो बने थे अलग अलग पेपर्स में, 3-4 क्वेश्चन बने थे इस टॉपिक से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मावट, ये ध्यान रखना। ये कब होता है, कब देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलेगा दिसंबर से लेकर मार्च के आसपास। दिसंबर से लेकर मार्च के आसपास चलता है। अगर राजस्थान में मान लो 100% बारिश हो रही है तो शीत, ये जो मावट की वजह से जो बारिश होती है वो लगभग कितनी होती है, 10% बारिश की वजह, इसकी वजह से। अब इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये है कि जो गेहूं है ना, गेहूं रबी की जो फसलें होती हैं उनमें गेहूं जो होता है, उस गेहूं के लिए बहुत फायदा होता है। क्योंकि गेहूं जो है, गेहूं को पानी चाहिए। पानी अगर आप सिंचाई से दे रहे हो तो आपके ट्यूबवेल वगैरह के थ्रू दे रहे हो, और अगर मान लीजिए उसमें बारिश हो जाती है तो किसानों को कितना फायदा होता है। तो गेहूं के लिए बहुत फायदेमंद होता है, ठीक है। प्रभाव क्षेत्र मैंने आपको बता दिया, गंगानगर जो है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, जैसलमेर है, ये जो उत्तर पश्चिम वाला हिस्सा है, ये प्रभावित क्षेत्र होते हैं जहां पर इसका फायदा ज्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना कि शीतोष्ण कटिबंधीय मानसून या भूमध्य सागरीय मानसून के द्वारा क्या होता है, मावट प्राप्त होती है। आपसे पूछ ले किसके द्वारा होती है मावट, तो ये मावट जो होती है, ये होती है भूमध्य सागर से जो पश्चिमी विक्षोभ आते हैं उनके द्वारा होती है। और अगर आपसे पूछा जाए जगह कैसी है, जलवायु कैसी है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय जो मानसून है उसके द्वारा है। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बताई। हाँ, एक चीज और, ये इंपॉर्टेंट नोट याद रखना, ये एक बार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया है
जो मावट है, मावट का लाभ क्या है, सर्वाधिक गेहूं को मिलता है, इसके कारण इसको क्या बोलते हैं, इसको गोल्डन ड्रॉप बोलते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि गोल्डन ड्रॉप किसको कहा जाता है, तो गोल्डन ड्रॉप किसको बोलते हैं, मावट को कहा जाता है गोल्डन ड्रॉप। किस लिए कहा जाता है मावट को गोल्डन ड्रॉप, क्योंकि इसको क्या है, गेहूं को इसको सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको डिस्कस की, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका शीतलहर। देखिए अब क्या करना है, शीतलहर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है। देखिए क्या क्या बातें हैं, जैसे कि शीत ऋतु में हिमालय की ओर से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उन्हें आप शीतलहर कहते हैं। मतलब जो ठंडी हवा आएगी बिल्कुल हिमालय की तरफ से, उनको आप क्या कहेंगे, उनको आप कहेंगे शीतलहर, पहली बात। उसके अलावा इनकी जो दिशा होती है, कहाँ से आती हैं, तो हिमालय की तरफ से आती हैं, नॉर्थ ईस्ट से आपके साउथ वेस्ट की तरफ चल के जाएंगी। जैसे ये जो दिशा दिखा रखी है यहाँ पर, ये इनकी दिशा होती है, इनकी ये दिशा होती है। प्रभावित क्षेत्र जो होते हैं ज्यादातर वो कौन से हैं, चूरू है, सीकर है, बीकानेर है। तो ये चूरू जो है सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, इसीलिए चूरू में क्या है, बहुत खतरनाक ठंड पड़ती है ना। जैसे दिल्ली की सर्दी फेमस है, वैसे ही राजस्थान में चूरू की जो सर्दी है वो बहुत फेमस है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। इसके अलावा जो चूरू है ये सब ज्यादा फेमस हो जाएगा, मतलब कि इफेक्टिव जो है, सब ज्यादा इफेक्ट जो पड़ता है वो किसको पड़ता है, चूरू को पड़ता है। अगर टाइम पूछ ले कौन सा टाइम होता है लगभग, तो लगभग ये जनवरी का टाइम होता है जहाँ ये सर्दी पड़ती है। शीतलहर जो आती है वो जनवरी के आसपास आती है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं उनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कि जलवायु संबंधी जो मैंने कहा था महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करें। एक होती है समवर्षा रेखा, जिसको आइसो हेट लाइन बोलते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में सर्वे में जब हम पढ़ेंगे तो सर्वे में ये आइसो हेट लाइन के बारे में पूछा जाता है। तो आइसो हेट लाइन सर्वे में या फिर पढ़ेंगे हाइड्रोलॉजी में, दो जगह पूछते हैं, दोनों जगह ये टर्म यूज में लेते हैं। मोस्टली हाइड्रोलॉजी में यूज लेते हैं कि जो समवर्षा है या समदाब वाली रेखा उनको क्या कहा जाता है। तो समवर्षा वाली जो लाइन होगी जहाँ पे समान वर्षा हो रही है, उन पॉइंट्स को अगर कनेक्ट कर दे तो जो लाइन बनेगी उसे समवर्षा कहा जाता है। तो मानचित्र पर वे काल्पनिक रेखाएं जो एक समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ती हैं उन्हें समवर्षा कहते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताए थे, 25 सेंटीमीटर समरेखा जो होती है, 25 सेंटीमीटर वाली समरेखा, वो मरुस्थल को शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में बांटती है, ध्यान रखना। 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है, और 50 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है अरावली पर स्थित जो पूर्वी मैदान है और पश्चिमी मरुस्थल है, इन दोनों को अलग अलग करती है। तो ये तीन अलग अलग पॉइंट है, तीनों अलग अलग पॉइंट याद रखना। एग्जाम में जो पूछा जाता है ज्यादातर, एक तो पूछा जाता है ये 25 सेंटीमीटर का और एक 50 सेंटीमीटर का। ये 40 वाला क्या है, कम पूछा जाता है। ये 40 वाला बेसिकली आप ये याद रख सकते हो, जैसे मैं जलवायु को वर्गीकरण बताया ना, तो ये जलवायु को वर्गीकरण पर बेसिस है। जबकि अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उस पर बेस्ड है। अरावली की एक तरफ तो बारिश जो होती है इतनी होती है, दूसरी तरफ इतनी बारिश होती है। तो ये क्या करता है, पूर्वी मैदान और पश्चिमी मरुस्थल उन दोनों को अलग करता है 50 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, पूर्वी मैदान और पश्चिमी मरुस्थल है, इन दोनों को अलग करता है। लेकिन अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछा गया राजस्थान को कौन सी समवर्षा रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है, और ऑप्शन में आपके 40 सेंटीमीटर है ही नहीं, तो उस केस में आपको 50 सेंटीमीटर आंसर देना पड़ेगा। तो ये भी याद रखना। चलिए अब समवायु दाब की बात कर लेते हैं। समवायु दाब वाली जो रेखा होती है जिनको आइसोबार कहा जाता है, वे काल्पनिक रेखाएं जो अलग अलग स्थान जो हैं उनका समवायु दाब है, उनको अगर जोड़ लिया जाए उस लाइन से, काल्पनिक रेखा से, तो आइसोबार कहा जाता है, समवायु दाब वाली रेखाएं कहा जाता है। अभी अलग अलग होती हैं, देखो क्या क्या है। एक तो आप ध्यान रखना, एक तो 1018 मिलीबार, 1019 मिलीबार, और एक 4 जुलाई को होती है। एक तो ये 2 जून के आसपास होती है, ये 4 जुलाई के आसपास होती है। 997 मिलीबार, 998 मिलीबार, 999 मिलीबार और 1000 मिलीबार। तो ये तो 4 जुलाई को देखने को मिलती है, 2 जनवरी को देखने को मिलती हैं। स्पेशल पॉइंट है। अब एग्जाम में क्या करते हैं, एग्जाम में ऐसा बोल देंगे कि 999 मिलीबार वाली जो रेखा है कौन कौन से जिलों को जोड़ती है, 1000 मिलीबार वाली जो रेखा है कौन कौन से जिलों को जोड़ती है, इस तरह से पूछ लेते हैं। तो देखना 1018 और 1019 दोनों का मैं बता रहा हूँ, यानी कि जनवरी वाले मैं बता रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है ना। 2 जनवरी वाले हैं ये, क्या है, 2 जनवरी वाले हैं, इनके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो 1000 जो 19 है जो उसको जोड़ेगी, एक तो है बीकानेर, एक है चूरू और एक है सीकर, इनको जोड़ती है। 1018 वाली है उसमें जो जोड़ते हैं जैसलमेर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, चित्तौड़ और झालावाड़। ये आपकी रेखा है, ये आपको देखने को मिल रही है, ये रेखा है यहाँ पर, और जबकि ये रेखा यहाँ पर है। इनका नाम याद रख लेना, एग्जाम में नाम पूछता है, ठीक है ना, कौन कौन से जिलों को कौन कौन जोड़ता है। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, 4 जुलाई के बारे में। जो 4 जुलाई वाली रेखा है ना, 4 जुलाई, उस 4 जुलाई की रेखा के बारे में। अब ये पिक्चर है जो आपको धुंधली दिख रही है, तो आपकी परेशानी को थोड़ा सा कम कर देते हैं, और इसमें जो लिखा हुआ है ना उसको मैं डिक्टेट कर देता हूँ, मैं आपको यहाँ बोल देता हूँ। देखिए एक एक करके मैं सारे बता देता हूँ। पहला पॉइंट, 997 यानी 997 जो मिलीबार वाली रेखा है उसको कौन कौन से जगह को जोड़ती है, तो ये तो है वो रेखा, ये आपको जोड़ती है जैसलमेर, एक तो आएगा जैसलमेर,
जैसलमेर के अलावा आएगा बीकानेर, ठीक है, जैसलमेर, बीकानेर, और आपका आएगा श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, इनको जोड़ती है। दूसरी जो रेखा है वो है 998 मिलीबार वाली, ये जो रेखा है वो है ये वाली रेखा, ठीक है ना। ये जो रेखा है ये आपकी जोड़ती किसको, एक तो बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और चूरू, इनको ये जोड़ती है। एक और रेखा है फिर 999 मिलीबार वाली, ये रेखा है कहां पर, ये रेखा है यहां से यहां तक जा रही है, तो इसमें आते हैं आपके जालौर, पाली, अजमेर, अजमेर आएगा और टोंक आएगा, इनको ये जोड़ती है, ठीक है ना। जालौर, पाली, अजमेर और टोंक। फिर एक और आती है लास्ट में 4th नंबर पर 1000 मिलीबार वाली रेखा, यानी कि ये वाली रेखा जो आपके दक्षिण से निकल रही है, ये यहां से, जिसमें आपके आएगा सिरोही, उदयपुर, ठीक है ना, सिरोही आ गया, उदयपुर आ गया, प्रतापगढ़ आएगा इसमें, और आपके आएगा झालावाड़, क्या आएगा, झालावाड़, ये आपके आ जाएंगे इस रेखा में। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतने मिलीबार रेखा से कौन सी निकल रही है। अब मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है 1000 मिलीबार का, लेकिन 1000 के साथ में अगर आपके और ऑप्शन अगर इंक्लूड कर दे, इसमें ये वाले भी ऑप्शन इंक्लूड कर दे, तो उसके इसमें आपको क्या है, उनको मानना पड़ेगा, एग्जामिनर के हिसाब से आपको प्रॉपर आंसर देना पड़ेगा। लेकिन एग्जैक्टली जो आंसर, जैसे मान लीजिए आपसे मैं बोलता हूं कि 998 एक 998 जो मिलीबार वाली रेखा है उसमें कौन कौन से जिले को जोड़ती है, और ऑप्शन में मैंने आपको ये जिले दे रखे हैं, ठीक है, और इनके साथ में मान लीजिए मैंने श्रीगंगानगर को भी इंक्लूड कर दिया इसमें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस आंसर को टिक करना पड़ेगा, क्योंकि आसपास के ये एरिया हैं। वैसे एग्जैक्टली सही नहीं है, लेकिन ऑप्शन के साथ हमको कुछ ना कुछ तो आंसर देना है ना, तो उसके इसमें आंसर देना पड़ता है। तो बाद में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन क्या है, डिलीट होने के चांसेस रहते हैं, बाद में बच्चे क्या रिट वगैरह लगा देते हैं हाईकोर्ट वगैरह में, तो फिर क्या होता है, ये ऐसे क्वेश्चन डिलीट भी हो जाते हैं वैसे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं। तो एक दो बातें और भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि राजस्थान है ना, राजस्थान की बात करता हूं, राजस्थान में औसत वर्षा जो थी, औसत वर्षा वो मैंने आपको बता दी कितनी होती है, लगभग 57.70 सेंटीमीटर या फिर 57.5 या 50 सेंटीमीटर के आसपास है। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि पूर्व में कितनी होती है, पश्चिम में कितनी, ध्यान रखना, तो अगर आपसे बोल दिया जाए पश्चिम में यानी कि वेस्ट में, और इधर ईस्ट में बोल दिया जाए, तो ईस्ट में तो ध्यान रखना ये होती है 67.5 सेंटीमीटर, और आपके वेस्ट में जो होती है वो होती है 31.3 सेंटीमीटर, अगर दिशा के हिसाब से पूछ लिया जाए। इसके अलावा सर्वाधिक जो बारिश होती है, वो सर्वप्रथम जो बारिश होती है मानसून जो होता है हमारा अरब सागर से होता है, सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है, और जो सर्दियों में बारिश होती है, ठीक है ना, सर्दियों में जो हमारी बारिश होगी वो किसकी वजह से होती है, भूमध्य सागर से होती है, और ग्रीष्म काल में जो बारिश होती है वो होती है हिंद महासागर की तरफ से होती है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इंक्लूड नहीं किया है पूरे लेक्चर में मैंने, वो ये है कि मान लीजिए पुष्कर में बारिश में सर्वाधिक जोड़ लो, सर्वाधिक बारिश आने पर बालोतरा में बाढ़ आती है, बालोतरा यानी कि बाड़मेर में बारिश आती है, बाढ़ आती है, बाढ़, ये पॉइंट इंक्लूड करो नोट्स में। क्यों आती है, तो देखो आपको पता होगा पुष्कर है, पुष्कर का मतलब क्या है, यहां पर क्या है, नाग पहाड़ियां पड़ती हैं, नाग पहाड़ियां पड़ती हैं, और नाग पहाड़ियां कहाँ है, अजमेर में, अजमेर ये पुष्कर, ये पुष्कर क्या है, अजमेर में तो पड़ता है। और यहाँ से क्या एक नदी निकलती है, लूणी नदी, कौन सी नदी निकलती है, लूणी नदी, और ये जब लूणी नदी जाती है इस तरह से, ये बहाव क्षेत्र है इसका, ये आगे चल के जा रही है, तो इस बहाव क्षेत्र के दाईं तरफ, कहाँ, दाईं तरफ, ये ध्यान रखना एग्जाम में पूछा हुआ, दाईं तरफ यहाँ क्या पड़ता है, यहाँ पड़ता है आपका बालोतरा, क्या पड़ता है, ये है बालोतरा, ये पड़ता है आपका बालोतरा। तो ये बालोतरा का जो पेटा है ना, पेटा का मतलब होता है बेड लेवल, और आपकी लूणी नदी का जो बेड लेवल है, लूणी नदी का बेड लेवल हाई है, ऊंचा है बालोतरा के मुकाबले, बालोतरा का नीचे है, तो थोड़ा सा भी पानी आता है ना लूणी नदी में, तो ये पानी भर जाता है आके बालोतरा में, तो बालोतरा में क्या बाढ़ आ जाती है, तो इसका कंसेप्ट है। और एक और है, राजस्थान में दो जगह है ऐसी हैं जिनका पेटा मतलब होता है बेड लेवल, जिनका बेड लेवल
नदी से कम है। नदी मतलब नदी से कम है का मतलब नियरेस्ट जो नदी है, नियर जो रिवर है, उस रिवर की बात कर रहा हूं मैं। कौन कौन से दो स्थान? एक तो होगा आपका बालोतरा और एक है आपका हनुमानगढ़ जंक्शन। हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़ जंक्शन में वहां नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। और बालोतरम नदी कौन सी है? लूणी नदी है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट थे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो ये मैंने पॉइंट कुछ ऐड करवाए हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली जलवायु का टॉपिक, जलवायु में इंक्लूड नहीं होते हैं लेकिन फिर भी क्वेश्चन बनते हैं तो इनका यहाँ से रिलेशन है थोड़ा सा, तो वो मैंने आपको बता दिया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप याद रखना, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं आपको करवाने वाला हूं क्या, जहां मैं आपका एक टेस्ट लेने वाला हूं। ये समझ लीजिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाला हूं और आपको कितना समझ में आया आपको कमेंट करके फटाफट आंसर देने सारे क्वेश्चंस के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट करवाने वाला हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।